हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं विनय यादव आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैरियर किरमी कुंडा पे। तो मेरे बंधु, आपको पता है कि अब हम लोग लेक्चर 41 पर पहुंच आए हैं। बट इसके पहले थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत में कि जैसे आप लोग तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, देखा होगा आपने पिछले लगभग एक हफ्ते से मेरी कोई भी क्लास नहीं आ रही थी। उसका रीजन था भाई, मेरा एग्जाम चल रहा था जो कि अब बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं प्रॉपर उसी समय पर शाम को 7 बजे आपके लिए डेली क्लासेस लाऊंगा। और जो मैंने आपसे वादा किया था 100 टॉपिक सीरीज में, उसी टॉपिक की सीरीज में हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट बुक हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारे पास सेकंड बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और बेहतरीन टॉपिक आता है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का 100% छोटी परिभाषा आएगी और अगर रिलेशन आ गया तो 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आज की इस क्लास का हमारा गोल क्या है इसको देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा गोल है जिसको हम लोग बोलते हैं टुडे गोल। कनेक्ट है, आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है, जिसे हम लोग प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे कि किसी किसी की सिचुएशन, किसी की मान लो स्थिति, बोलता है ना कि मेरी स्थिति बहुत यार क्रिटिकल है, तो मतलब किसी खास स्थिति के बारे में बात करेगा। तो यहां पर भी हम किसी खास स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे क्या होगा। फिर हमारे पास आएगा जो हमारा क्रांतिक कोण होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, इंडेक्स होता है, उसमें हम लोग अपवर्तनांक के मध्य में संबंध क्या होता है सबको पता होगा। क्या होता है भाई, n इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन का साइन सी। n इक्वल टू 1 अपॉन का साइन सी होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में, ठीक है। चलो उसके बाद आज का जो टॉपिक हमारा मेन होगा वो क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो जब तक आप इन दोनों टॉपिक को नहीं समझोगे, खासकर इस वाले टॉपिक को, तब तक हम लोग यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन टॉपिक है भैया जी। सबसे पहले क्रांतिक कोण। तो जैसे कि आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, अपवर्तन परावर्तन हाई स्कूल में। तो यार भाई देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं इसमें परावर्तन आपको नहीं बता रहा हूँ, अपवर्तन नहीं बता रहा हूँ। बट अगली क्लास में आपको अपवर्तन के नियम बताऊंगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप लोगों ने अपवर्तन पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो उसको थोड़ा से डिस्कस करते हैं। सुनना, जैसे हम जानते हैं हमारे पास जब हम अपवर्तन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं, 2 माध्यम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, 2 माध्यम बना दिया। अब 2 माध्यम बनाने के लिए हम सबको पता है बीच में क्या होता है, सीमा पृष्ठ। क्या होता है, सीमा पृष्ठ। जो मैंने पिंक कलर से लाइन खींच रहा हूं ये क्या है, सीमा पृष्ठ है। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, एक माध्यम मान लो मेरे पास ऊपर है, इसका नाम है माध्यम 1 और इसका नाम माध्यम 2। इस वाले का नाम माध्यम 1 है। अच्छा, एक प्रॉपर नाम दे देते हैं तो अच्छा होगा। इस वाले का नाम मैंने क्या बोला, ऊपर हमारे पास कैसा माध्यम है, सघन। कैसा माध्यम है, सघन। और नीचे कैसा माध्यम है, विरल। तो ये हमारे पास विरल हो गया। यहाँ तीनों एक ही है बट कंडीशन अलग अलग होंगी, तो मैं समझाने के लिए 3 उनको लिया हूं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कैसा मीडियम है, ये हमारे पास सघन माध्यम है और ये हमारे पास कैसा माध्यम है, विरल। इसकी इंग्लिश होती है रेरर डेंसर। और यहाँ पर हमारे पास एक माध्यम है, इसका नाम क्या है, सघन। और नीचे वाले का नाम क्या है, विरल। तो हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं। पहली बात तो क्रांतिक कोण क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं उसको और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। सुनो, तो हमारे पास आपको पता है ये होने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। आप सब लोग जानते हो। चलो इसका कलर अलग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अभिलंब बना देता हूं इस कलर से, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभिलंब हो गया। चलो भाई, एकदम अभिलंब बढ़िया दोनों। और यहाँ पर ये भी क्या हो गया, मेरे पास अभिलंब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब आपको पता होगा अभिलंब को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, तो इसलिए इसको मैं लिख दिया एन एन डैश। और इसको भी क्या लिखेंगे, एन एन डैश। आ जाओ भाई, हाँ, एन एन डैश। और यहाँ पर भी लिखेंगे एन एन डैश, ठीक है भैया। अब देखो, यहाँ पर एक माध्यम सघन है और एक माध्यम विरल है। और ऐसा तो होता ही है, जब तक सघन माध्यम विरल माध्यम नहीं होंगे तब तक अपवर्तन कहाँ होगा। तो इसी अपवर्तन पे आधारित होता है ये। तो सुनना, तो यहाँ पे अब लिखा क्या, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, कौन सा कोण भैया, अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए। कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। किसको, सघन माध्यम बने कोण को। ज्यादा दिमाग में लगाओ, अभी समझ जाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रकाश की किरण को यहाँ पे मैंने आपतित कराया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण को मैंने ऐसे
आपतित कराया। और आपको पता है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो वो क्या होती तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होकर के कहां जाएंगी, विरल माध्यम। तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। तो इसका मतलब कि इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी। यहां पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, और यहां पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। मैंने अगली कंडीशन में क्या किया, जो हमारा एंगल आई है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसके आपतन कोण को हमने थोड़ा बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आप ऐसे मान लो जैसे मेरे पास ये क्या है, आपतन कोण, ऐसे तो मैंने इसको थोड़ा सा और डाउन कर दिया, देखो आपतन कोण बढ़ जाएगा। तो मैंने अगली कंडीशन में क्या किया, थोड़ा सा आपतन कोण को बढ़ा दिया। आपतन कोण को थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब मैंने आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान और ज्यादा हो गया। तो यहां पर ये वाला कोण अभी वही रहेगा, अपवर्तन कोण, और ये वाला क्या होगा, आपतन कोण होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपतन कोण का मान और बढ़ाता हूं तो क्या होता है, देखो जरा, मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। चलो इस येलो से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने इसका मान और बढ़ा दिया, संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में गया ही नहीं, विरल माध्यम में गया ही नहीं। क्या हो गया, सीमा पृष्ठ से होते हुए निकल गया, और यहां पे उसने एंगल कितना बना दिया, 90। कितना बना दिया, 90। अब यहां पर जो एंगल है ना, इसको हम एंगल आई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल सी। क्या बोलेंगे, एंगल सी। मतलब कि जो एंगल आई है उसी को क्या बोल रहे हैं, एंगल सी। मतलब जो आपतन कोण है वही हमारा क्रांतिक कोण है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। अब इसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी, देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रकाश की किरणों को डाला और फिर एक आपतन कोण एक अपवर्तन कोण, क्योंकि विचलन हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, आपतन कोण को बढ़ाया, यहां भी आपतन कोण बढ़ाया। जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे अपवर्तन कोण, ये क्या है हमारे पास, एंगल आर है। एंगल आर का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अपवर्तन कोण का मान 90, और जब अपवर्तन कोण का मान 90 मिलेगा तो जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 मिलेगा उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। मतलब आपतन कोण का ही नाम क्रांतिक कोण है, आपतन कोण का नाम क्रांतिक कोण है। लेकिन कब, जब अपवर्तन कोण 90 हो जाए तब। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। तो देखो सघन माध्यम बनता है, ये कहां बनता है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसी आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये आपको याद होनी चाहिए, शर्त। शर्त क्या होती है कि शर्त यह है कि अगर आपको क्रांतिक कोण की घटना करनी है तो प्रकाश आप हमेशा कहां पर, सघन माध्यम से कहां पे, विरल माध्यम में जाए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी ये घटना होगी। अगर वो विरल से सघन में जाएगा तो घटना नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश पेज मिला हुआ है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं था, मैंने ऐसे इंसर्ट किया, शायद जरूरत पड़ती। तो हम लोग यहाँ पे आगे, इसका नाम क्या है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध। क्रांतिक कोण मतलब सी, क्रांतिक कोण मतलब सी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और अपवर्तनांक एन, तो सी व एन में संबंध, सी व एन में संबंध। चलो जी देख लेते हैं जरा। मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सीमा पृष्ठ। क्या बना दिया, सीमा पृष्ठ बना दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या खींच दिया, अभिलंब। तो मेरे पास यहाँ पे अलग कलर से तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक अभिलंब हो गया। इस अभिलंब का नाम हम लोग बोल देते हैं एन डैश। एन का मतलब नॉर्मल, ये हमारे पास अभिलंब हो गया। हमारे पास जब ये घटना ऐसी घटी, सुनिएगा ध्यानपूर्वक मेरी बात को, जब मैंने इसको ऐसे लाया था यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बनता है हमारे पास आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पर ये किरणें ऐसे निकल गई थी और यहाँ पर एंगल कितना बन गया था, 90। तभी तो क्रांतिक कोण होएगा ना भाई, क्योंकि क्रांतिक कोण के बाद संबंध पढ़ना है। तो यहाँ पर जो एंगल आई है वो बराबर है एंगल सी के। एंगल आई एंगल सी क्या बराबर है, और यहाँ पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। बोले तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने इस वाले माध्यम का नाम क्या है, 1, और इस वाले माध्यम का नाम क्या है, 2। जहां पे सघन माध्यम कौन है हमारे पास, 1 है। सघन कौन है, 1 है, और विरल कौन है, 2 है। तो सघन 1 है और विरल क्या है, 2 है। सुनिएगा, तो यहां पर मेरे पास जो माध्यम नंबर 1 है वो सघन है, और जो माध्यम नंबर 2 वो क्या, विरल। मतलब सघन से विरल। ठीक है, सब लोग जानते हो इस बात को, तो क्योंकि तभी घटना होगी, घटना क्या होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे,
मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे, है ना। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर एन नियतांक होता है। तो प्रकाश ने कहा यार 1 से 2 में, तो इसको मैं लिखूंगा 1n2 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन आई और इसको मैं लिखूंगा साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। यही तो स्नेल का नियम होता है भैया। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातिक नियतांक होता है और उसी नियतांक को अपवर्तनांक बोलते हैं। कि हो जाएगा 1n2। अब सुनना, अब यहां पर क्या है मेरे पास, जो 1n2 लिखा हुआ है साइन आई। अब देखो साइन आई का मतलब सी लिखा हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूं 1n2 इक्वल टू साइन आई की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन सी। तो मैंने क्या लिया? साइन सी अपॉन साइन आर। आर का मतलब क्या है? अपवर्तन कोण। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन आर। तो मैंने लिख दिया साइन आर। बट हमको पता है आर की वैल्यू कितनी है? 90। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 90 रख दिया। और आप सभी साथियों को पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और सबसे बड़ा मान होता है साइन 90 का ये। तो हमारे पास हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी। क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे लगाने चल रहा हूं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये क्या होता है? सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे लगा रहा हूं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है भैया। चलो, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? उत्क्रमणीयता, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएं तो उनका जो अपवर्तनांक होगा आपस में अपोजिट होता है। मान लो अगर एक का अपवर्तनांक 2 है तो दूसरे का अपवर्तनांक 1/2 हो जाता है। अगर एक का अपवर्तनांक 2/3 है, दूसरे का अपवर्तनांक 3/2 हो जाता है। तो अगर एक का अपवर्तनांक 1n2 है, दूसरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 2n1 हो जाएगा। तो 1n2 बराबर 1/2n1 हो जाएगा। बोलो सही बात है? सही बात है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 1n2 की वैल्यू हमको पता है क्या है? साइन सी। 1n2 की वैल्यू क्या है? साइन सी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन सी। और ये हो गया साइन सी बराबर 1/2n1। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2n1। ये इसको मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, अगर मैं ऐसे लिखूं, चलो हाँ ठीक है, इधर से लिख देता हूं। अब एकदम मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चांतर अष्टांतर, तो 1n2 तो यहाँ पे जाएगा 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन का साइन सी। 1 अपॉन का साइन सी हो जाएगा। और यही हमारे पास होता है साइन सी मतलब क्रांतिक कोण, एन का मतलब अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध होता है। अगर मैं इस रिलेशन को ध्यान से देखूं तो ऐसा लग रहा है यार कि जो मेरे पास एन है ना, वो साइन सी के क्या है? अपोजिट है। मतलब अपोजिट का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद नहीं आ रही है बहने। तो एन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन सी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? साइन सी और एन दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की वैल्यू घट जाएगी, जैसे कि हमको पता है, ठीक है। चलो तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। देखो इसका मतलब क्या होगा कि अगर n का मान क्या होगा? ज्यादा। n का मान क्या होगा? ज्यादा। तो c का मान क्या आएगा? कम। क्रांतिक कोण क्या आएगा? कम। अगर इसका दूसरा नियम निकालेंगे, अगर n का मान क्या होगा? कम, तो c का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर उल्टा ही तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास बैगनी, जो बैगनी कलर होता है, इसके पिछले पेज में समझा देता हूं आपको, ठीक है, जो मेरे पास खाली है पिछला। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? सुना, जैसे आपको पता है, आपने जब देखा होगा तो यहाँ पे विबग्योर होता है, VIBGYOR। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। इसका मतलब कि इसका सी का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। और इसका मतलब सी का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एन का मान ज्यादा है तो 1 अपॉन साइन सी तो होगा ना भैया, तो इसलिए, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चल आगे चले, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, इसको कई बार शॉर्ट में भी पूछ लेता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया? TIR। क्या दिया? TIR, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश
भैया जी किसका मान? आपतन कोण का मान। किसका मान? आपतन कोण का मान क्या कर दिया जाए? क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए। तो जो संपूर्ण प्रकाश होता है ना वो कहां जाता है? माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। सघन माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। एक बार मैं भी रीड कर रहा हूं, मैं भी समझा तो रहा हूं नहीं हूं। अब देखो इसकी कुछ शर्त होती है, जैसे वहां पे एक शर्त थी पिछले वाले टॉपिक में, यहाँ पे दो शर्त होती है। पहला शर्त होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये तो दोनों के लिए होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी शर्त क्या है हमारे पास? आपतन कोण का जो मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब देखो सुनो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब अगर यहां पर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो आपतन कोण का मान है, जो मेरे पास आपतन कोण का मान है उसको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा था, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा था, तो अपवर्तन कोण 90 हो गया। तो माइंड में आया कि यार क्यों ना इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। जब इसको मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो जो पूरा का पूरा प्रकाश था ना वो कहाँ हो गया? परावर्तित हो गया। क्या हो गया? परावर्तित हो गया। अच्छा, जैसे आप लोग कभी स्विमिंग पूल में गए हो नहाने, जब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो आप अगर स्विमिंग पूल के अंदर मान लो आंख खोलते हो तो पानी के अंदर आपको आसमान नहीं दिखता, पानी के अंदर आपको पानी का जो नीचे वाला सरफेस होता है वही दिखता है, फर्श दिख जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों टाइम पे सड़क पे जब हम लोग चलते हैं ना, जब धूप होती है तो दूर सड़क पे हमको पानी भरा हुआ दिखता है ना, तो वो क्या होता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा होता है, हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल किसकी वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने लिखी है, बट अब आगे वाले में क्या करते हैं तो समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। यहां पर मैंने एक प्रकाश की किरण को आपतित कराया इस प्रकार से, और ये प्रकाश किरण यहां पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकल गई, 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकल गई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। आर की वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई। अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आई है वो एंगल सी के बराबर हो गया, जिसको हमको लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। अगली कंडीशन में क्या है? मैंने क्रांतिक कोण से भी मान ज्यादा कर दिया। जो आपतन कोण का मान था, जो पहले क्रांतिक कोण इसको मैं बोल रहा था, उसका मान मैंने क्या कर दिया? और बढ़ा दिया और इंक्रीज कर दिया। और जब और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देखो, जो प्रकाश किरणें यहाँ पे आ रही थी वो पूरी की पूरी प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी। अरे ये तो परावर्तन हो रहा है ना? यस, तो परावर्तन है, सर इसको परावर्तन ही बोलिए ना सर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोलते हो? क्योंकि एक खास एंगल पर होता है, हमेशा नहीं होगा, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल आई, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर, और यहाँ पे जो एंगल आई है ये बड़ा है एंगल सी से, मतलब कि क्रांतिक कोण से आई का मान क्या है? बड़ा है। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। एक बात और होती है, जहां पर पूर्ण आंतरिक, एग्जाम्पल इसका, जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी वह बिंदु, वह सतह, ठीक है, तो वह सतह क्या होगी? जहां पर, अब मैं लिख देता हूं अच्छा पूरा पूरा इसको यहाँ पे, जहां जो भाई जहां पर पूर्ण आंतरिक, जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है वहां पर चमक उत्पन्न हो जाती है, वहां पर चमक उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो चमकीला दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल, कहाँ पे बच्चा? कैरियर एकेडमी कुंडा पर आ जाइए, वहां पे टेलीग्राम पे डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हमें पढ़ना स्नेल का नियम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और छोटा सा टॉपिक है तो एक टॉपिक और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे। अब डेली आप क्लास इस समय पर मिलेगी, तो आप डेली लोग अपना अपना पढ़ाई बच्चा लोग करते रहें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे उसे आप कमेंट करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो उसे भी आप कमेंट करें। ठीक है, चलो, तो अपना आप लोग ध्यान रखें। मिलेंगे क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।